हमारा प्यारा देश भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आता है जहाँ पे कि मेडिसिन सबसे सस्ते दामों पे मिलते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। इसके कारण बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज होते हैं जहाँ पे कि लोग ब्रांडेड और महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ के लोग हमारे देश के कारण चीप रेट्स पे मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं। पर हमारे ही देश में जब बात हेल्थ की आती है तो हमें अपने जेब ढीली करनी पड़ जाती है। पर ऐसा क्यों? जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का दरवाजा खटखटाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। जब भी किसी मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के नीचे के किसी व्यक्ति को मेडिकल हेल्थ कंडीशन से गुजरना पड़ता है तो उसे अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई निकालनी पड़ जाती है। पर क्यों? क्योंकि ये हेल्थ केयर सेक्टर अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाती है। पर क्यों इंडिया में मैक्सिमम लोग अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे सही किया जा सकता है। जब पूरी दुनिया ठीक से जंगलों से बाहर भी नहीं आई थी तब हमारे देश के अंदर सर्जरीज किए जा रहे थे। जब पूरी दुनिया ठीक से पढ़ लिख नहीं सकती थी तब हमारे ऋषि मुनि मेडिसिन के ऊपर किताबें लिख रहे थे। 3000 साल से भी पहले से हमारे पास आयुर्वेदा है और इस आयुर्वेदा का ज्ञान हम लोग अपने और अपनों को बीमारियों से दूर रखने के लिए करते हैं और इसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए दुनिया भर से लोग इंडिया आते थे। पर कुछ सैकड़ों साल पहले लुटेरों ने हमारे देश को लूटने के बाद हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे ज्ञान के भंडार को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारा देश कई हजार सालों से मेडिसिन को लीड कर रहा है और आज भी इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का। हमारे देश की आज़ादी तक हमारे देश की जो फार्मा कंपनीज थी उनको कंट्रोल करने का काम बाहर के कंपनीज करते थे। हमारे देश के फार्मा मार्केट का करीबन 90% कंट्रोल यूएस और यूरोपियंस के पास था। फिर 1960 से इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे देश के कंपनीज को इंकरेज करना शुरू किया। 1970s में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पेटेंट एक्ट लेकर आती है। इस पेटेंट एक्ट के कारण किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। हाउएवर उस मेडिकल प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है उसको पेटेंट किया जा सकता था। इसके साथ साथ जो पेटेंट ऑफिसेस थी अब वो पेटेंट होल्डर्स को फोर्स कर सकते थे ताकि दूसरे लोग इस पेटेंट लाइसेंस को कम दामों पे खरीद सके ताकि इसे सोसाइटी के वेलफेयर में यूज किया जा सके। अब इसके बाद बाकी के कंपनीज मेडिसिन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने हिसाब से उसे वापस से लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करने लगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब सिंपल भाषा में जो प्रोसेस है उसको उल्टा करके। अब हमारे देश के जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स थे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे और इसके कारण हमारे देश में जितने मेडिसिन की आवश्यकता थी उससे ज्यादा मैन्युफैक्चर होने लगा और इसके कारण हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। जब हमने जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए तो इसका फायदा बाकी के बहुत सारे कंट्रीज को हुआ। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज आज भी इंडिया को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि हम जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चीप रेट्स पे। अब ये जो दवाएं होती हैं इनको जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। जेनरिक मेडिसिन मतलब कि ये किसी ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है। तो जो मेडिसिन ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करती हैं और जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं दोनों के कंपोजिशन एकदम सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो जेनरिक दवाएं होते हैं वो किसी ब्रांड के द्वारा लेबल्ड नहीं होता है। जैसे कि आपने डोलो 650 खाया और आपने पैरासीटामोल खाया तो दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है। जो डोलो 650 है वो एक ब्रांडेड मेडिसिन है जिसको कि माइक्रो लैब्स बनाती है। वहीं पे जो पैरासीटामोल है वो एक जेनरिक मेडिसिन है। लेकिन जब आप दोनों दवाओं के कंपोजिशन को पढ़ोगे तो दोनों में कंपोजिशन एकदम सेम मिलेगा। तो अब ये जो जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में मैंने आपको डिफरेंस बताया इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि आगे जाकर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो जब भी किसी व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस बहुत कम देने पड़ेंगे। आपके जेब के ऊपर ये बहुत कम प्रेशर डालेगा। जो मेडिसिन आपको मिलेंगे वो नॉर्मली चीप रेट्स पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। फैसिलिटीज तो फिर भी दूर की बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका ढंग से इलाज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। मैं किसी बहुत टॉप लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मैं एम्स की बात नहीं कर रहा, IGIMS की बात नहीं कर रहा। जो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। टॉप के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो ढंग से किसी भी हॉस्पिटल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
ना उनके पास इक्विपमेंट्स है, ना उनके पास ढंग से दवाएं मौजूद है। यहाँ तक कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ढंग से टॉयलेट भी नजर नहीं आएगा और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ढंग से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात एकदम सेम मिलेंगे। आपने न्यूज में कई बार देखा होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो हॉस्पिटल में बहुत कम आते हैं। वीक में मुश्किल से 1 या 2 दिन आते हैं और कुछ ही घंटों के लिए। वहीं पे वो दूसरी साइड अपना क्लिनिक खोलते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो ढंग से इक्विपमेंट्स होते हैं, ना ही ढंग से स्टाफ होता है, ना ही ढंग से कोई रिसोर्स होता है या मेडिसिन अवेलेबल होता है जिसको कि यूज करके डॉक्टर किसी का इलाज ढंग से कर पाए। और इन सभी चीजों के लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए बहुत सारे और भी लोग जिम्मेवार हैं और इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ होता है, लंबी लाइनें होती हैं और कई बार तो पेशेंट्स को डॉक्टर्स को मिलने में ही महीनों गुजर जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मैक्सिमम स्टाफ होते हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज होती हैं, मैक्सिमम लोग तो हाईली अनट्रेंड होते हैं और उनको ढंग से इंजेक्शन भी नहीं देने आता है। तो जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, वही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहीं पे पड़े रहते हैं। और इन सभी कारणों से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि इलाज अभी शुरू भी नहीं हुआ होता है और उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश के हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इस चीज को डिलीवर करने में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर साल फेल होती है। तो करप्शन के कारण जो आम आदमी है उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है और हमारी गवर्नमेंट हमें ढंग से हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। इस कारण से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और प्राइवेट डॉक्टर्स की। प्राइवेट शब्द का मतलब ही आप समझ जाओ कि बिजनेस। किसी भी चीज के आगे अगर प्राइवेट लग गया तो आप समझ जाओ बिजनेस ओरिएंटेड। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक फैसिलिटी मिलेगा, बट एट अ हाई कॉस्ट। तो हम बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल्स में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। हम यहाँ पे बात करते हैं एक जो जनरल एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसके बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट शब्द का मतलब ही होता है बिजनेस। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो करीब 30 लाख करोड़ का मार्केट है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बिजनेस रन होते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम होता है, उसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फार्मा कंपनीज, लैब टेस्टिंग एजेंसीज, हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स, ये सब मिलके ये जो पूरा चेन है इस बड़े बिजनेस का, इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हो या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पे सबसे पहले आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उसके लिए आपको कंसल्टेशन फी देना पड़ता है, जो कि मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट होता है। उससे नीचे आई थिंक शायद ही कोई डॉक्टर होगा जो पैसे चार्ज करता होगा। कंसल्टेशन फी भरने के बाद आपको डॉक्टर से मिलने दिया जाएगा। फिर डॉक्टर आपसे कुछ मिनट बात करेंगे और फिर आपको डायग्नोज करेंगे कि आपको क्या क्या करवाना है, कौन से चेकअप्स करवाने हैं। और अब यहाँ से शुरू होता है खेल, इस पूरे बिजनेस का खेल। डॉक्टर्स कई बार अननेसेसरी चेकअप्स लिख देते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है और सारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है। फिर जो चेकअप्स डॉक्टर ने आपको लिखे हैं आप वो सब चेकअप करवाओगे और इस चेकअप का जो एक हिस्सा होगा वो जाएगा डॉक्टर के जेब में। और अगर ये चेकअप आपको उसी हॉस्पिटल में हुआ है जहाँ के डॉक्टर ने आपको ये चेकअप करवाने के लिए बोला है, तब तो फिर जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो हॉस्पिटल के खाते में जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपके ऊपर ऑपरेशन करना है, कोई सर्जरी करनी है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ये जो ऑपरेशन या फिर सर्जरी होगा उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। और फिर इसके बाद आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएंगी, यहाँ पे होता है सबसे बड़ा खेल। जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे या जो हॉस्पिटल आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होंगे और वो किसी खास ब्रांड की होंगी, क्योंकि उस ब्रांड के साथ उस डॉक्टर या फिर उस हॉस्पिटल का गठबंधन है। अब आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आपको जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में बताया था। अब अगर डॉक्टर्स चाहे तो यहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अगर आप जेनरिक मेडिसिन यूज करोगे तो आपका जो टोटल हेल्थ कॉस्ट है, ये जो पूरा बिल आपका जनरेट होगा उसमें 30% से 70% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स आपको ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिनके साथ उनका गठबंधन है, क्योंकि उस ब्रांड के मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब करने से जो डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल वाले होंगे उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसके प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वहीं पे जो जेनरिक मेडिसिन होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसलिए वो सस्ता होता है। और फिर इसके बाद जब फाइनल बिल जनरेट होता है तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उनके पूरे जिंदगी भर की सेविंग्स एक इलाज में खत्म हो जाता है
और यही वो रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने आप को सेफ रखें और हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ होता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सकें। तो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इनके पॉलिसीज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें आपकी हेल्प करता है डिट्टो इंश्योरेंस। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी इंश्योरेंस के बारे में एकदम ऑनेस्टली ब्रीफ किया जाएगा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो आपको क्लियरली समझाया जाएगा। आप बेस्ट पॉलिसी सिलेक्ट कर सको, इसके लिए आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल टूल्स मिलेंगे जो कि पूरे प्रोसेस के कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद करेंगे। डिट्टो आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ क्लेम सेटलमेंट करने में भी हेल्प करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स के जब बिल जनरेट होते हैं तो वो इतना ज्यादा हाई क्यों होता है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप चौंक जाओगे। ये जो बढ़ते हुए बिल्स हैं इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार गवर्नमेंट भी है। मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट का मतलब ही होता है बिजनेस, और मैक्सिमम बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं बजाय समाज सेवा के। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आप उनके लिए पेशेंट नहीं हो बल्कि आप उनके लिए क्लाइंट हो और आप उनसे सर्विस ले रहे हो और बदले में उनको पैसे पे कर रहे हो। और इसलिए गवर्नमेंट उनको रेगुलेट नहीं कर सकती है, ना ही उनको ये बोल सकती है कि आप अपने प्राइसेस को कम करो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चीजें कमर्शियल रेट पे चार्ज की जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। तो जब इतना ज़्यादा टैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना पैसे कमाने का कोई भी जरिया क्यों छोड़े। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर एक हॉस्पिटल खड़ा होता है और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट बनाने के लिए उनको कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब यहीं पे एंट्री होती है इस पूरे बिजनेस गेम की। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए और इसके लिए जो हॉस्पिटल का प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ाया जाता है। अब इन इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए हॉस्पिटल का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ाया जाता है। साथ ही में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, उनको सैलरी देना है, उनको इंक्रीमेंट देना है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाता है। और जो फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं उसके कारण खर्च और बढ़ जाता है। और इस कारण से हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें इतना प्रॉफिट जनरेट करके देना है। और इस प्रेशर के कारण जो डॉक्टर्स होते हैं वो अननेसेसरी चेकअप्स लिखते हैं और उस अननेसेसरी चेकअप्स के कारण आपका जो बिल है वो बढ़ता जाता है और पैरेलली जो हॉस्पिटल का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता जाता है। फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के समय पे ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। और जब इतना ज्यादा प्रॉफिट निकलता है तब जाकर सबके लिए प्रॉफिट बनता है और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल रन होता है। अब ये तो हो गई प्राइवेट हॉस्पिटल की बात। जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो आपको नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो एक थर्ड पार्टी से आपको चेकअप करवाते हैं और जब वो आपको कोई चेकअप लिखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वहां से जाके आप चेकअप कराना, क्योंकि वो जो चेकअप कराने वाला एजेंसी है उसके थ्रू इनका गठबंधन है और जब आप वहां पे चेकअप कराओगे तो उनका एक कट इस डॉक्टर को भी मिलेगा। अगर कोई आपको प्राइवेट डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा तो वो दवाइयां सिर्फ उन्हीं दुकानों में मिलेगा जिस दुकान के बारे में उसने आपको बताया, उसके अलावा शायद ही किसी और दुकान में आपको वो दवाइयां मिले। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर वाला प्रॉफिट कमाता है उसका एक हिस्सा डॉक्टर को भी जाता है। और अगर आपको हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है तो वो आपको उसी हॉस्पिटल के स्टोर से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरा चेन है ये काम करता है और आपकी और हमारी जेब ढीली होती है। अब इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको डायरेक्ट किया था कि आप सभी लोगों को ब्रांडेड मेडिसिन के जगह पे जेनरिक मेडिसिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट कर दिया। अब ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करीब 3.5 लाख डॉक्टर्स आते हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना था कि हम जेनरिक दवाइयाँ इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह पता चला था कि 4.5% जो जेनरिक मेडिसिन है उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, मतलब कि हम लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बट जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं वो रिसर्च्ड होते हैं, टेस्टेड होते हैं, इसलिए हम लोगों को ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इनका ये भी कहना था कि जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं वो आसानी से मिलते नहीं है। अगर आप अपने घर के पास किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओगे, वहां पे आप किसी भी दवा का जेनरिक दवा मांगोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस मेडिसिन में हाई प्रॉफिट होगा जो स्टोर वाले होंगे वो उसी मेडिसिन को बेचेंगे। जेनरिक जो मेडिसिन होते हैं उसमें हाई प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए जो मैक्सिमम स्टोर वाले होते हैं वो जेनरिक मेडिसिन नहीं रखते हैं। और IMA का कहना था कि इसीलिए हम लोगों को ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ता है ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए। तो USA के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2009 से लेकर 2019 तक में 10 सालों में USA के लोगों ने जेनरिक मेडिसिन का यूज करके $2.2 ट्रिलियन बचाया था। हमारे कंट्री में ही कुछ सालों पहले डोलो को कोर्ट में घसीटा गया
क्योंकि उनके ऊपर यह इल्जाम लगा था कि डॉक्टर्स को वो फ्रीबीज बांट रहा है और उन्होंने 1000 करोड़ का फ्रीबीज बांटा है। अब हर एक ब्रांडेड मेडिसिन का अल्टरनेटिव जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ना ही वो इजिली अवेलेबल है, इसलिए कोई भी उसे बेचना नहीं चाहता है और इसीलिए डॉक्टर्स ब्रांडेड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो लोगों को आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जेनरिक ड्रग्स के टेस्टिंग के लैब्स बनवाए, जेनरिक मेडिसिन बन सके, इसके लिए और रिसर्चर्स अपॉइंट किए जाए और तब जाकर लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी और फिर कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल जेनरिक दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए इनके पास तो ये सभी एक्सक्यूजेज हैं और एक वैलिड पॉइंट भी है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, हजारों करोड़ रुपए जेनरिक मेडिसिन पे खर्च किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको ठीक से रन किया जा सके, उनमें मेडिसिन ठीक से प्रोवाइड किए जा सके, जो फैसिलिटीज है उनको सही किए जा सके और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स आते हैं उनके ऊपर भी एक निगरानी रखी जा सके। तो तब तक के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो डिट्टो को चेक करना ना भूलें।